चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। क्लियर? मान लेता हूँ मेरे पास में 2 पॉइंट रखे हैं ए और बी। चलिए, मैं एक पहले एक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ। एक्स, वाई और जेड 3 एक्सेस हैं। यहाँ पर मैंने एक वायर रख दिया है जेड एक्सेस के ऊपर। क्लियर? जो कि फाइनाइट है, जो कि कोई पॉइंट ए से चालू हो रहा है और पॉइंट बी पर वायर खत्म हो रहा है। क्लियर? इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है जिसका नाम है आई। क्लियर? अगर एक वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। मैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था, जब भी एक लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हों या एक लाइन के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, आप हमेशा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एक क्लियर हो गया हमको कि हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान रहा हूँ रो। क्लियर? यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट dl कंसिडर कर रहा हूँ। इस dl यानी कि डिफरेंशियल लेंथ की वजह से इस P पॉइंट पर मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूँगा और फिर उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। क्लियर? जैसा कि हमने बियॉट-सर्विट लॉ में देखा था। क्लियर? तो सबसे पहले हम वही बियॉट-सर्विट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल बना देते हैं। इस dl की वजह से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फ़ा। ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट की वजह से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है उसको नाम दे रहा हूँ मैं अल्फ़ा 1। और ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट की वजह से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो है अल्फ़ा 2। क्लियर? आप देखिए, सारे एंगल हमने नीचे से यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन से लिए हैं, जैसा कि हमने बियॉट-सर्विट लॉ में देखा था। क्लियर? चलिए, और ये जो dl है ये कहीं z एक्सिस पर रखा हुआ कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर रखे हुए कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 0, z। क्लियर? इतनी मार्किंग समझ में आ गई है तो अब हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू बियॉट-सर्विट लॉ वी नो दैट dh इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू dl वेक्टर क्रॉस a कैप r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? इस a कैप r को मैं लिख रहा हूँ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू dl वेक्टर क्रॉस दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर यानी कि 4 पाई r क्यूब। क्लियर? अब देखते हैं, i तो कांस्टेंट है, dl एक वेक्टर है। dl किस डायरेक्शन में जा रहा है? डिफरेंशियल लेंथ z डायरेक्शन में जा रहा है, तो dl की जगह हमको लिखना पड़ेगा dz a कैप z। क्लियर? r वेक्टर क्या है? सर, dl और इस पॉइंट के बीच में जो वेक्टर आ रहा है वो r वेक्टर है। आपको r वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो या तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर चले जाएं या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं। पहले इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएं यहाँ तक, फिर इस पॉइंट से आप यहाँ पे ट्रेवल कर जाएं। क्लियर? तो जब मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ आऊँगा तो मैं -z डायरेक्शन में ट्रेवल करूँगा। तो मैं r वेक्टर को लिखने का तरीका होगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू -z a कैप z प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट अगर z है तो -z a कैप z प्लस इधर की तरफ जाएंगे तो ये तो रो की डायरेक्शन ही है, रेडियस, प्लस रो a कैप रो। यहाँ से निकलेगा आपका r वेक्टर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो dh हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू dl वेक्टर हो जाएगा dz a कैप z क्रॉस r वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस का z a कैप z प्लस रो a कैप रो। क्लियर? अपॉन 4 पाई r क्यूब। क्लियर? देखते हैं हम a कैप z क्रॉस a कैप z अगर आप करेंगे तो a कैप z क्रॉस a कैप z होता है 0। सेम इंटू सेम, मान लेता हूँ ये आपकी z एक्सिस है, तो आप a कैप z क्रॉस a कैप z करना चाहते हैं
तो आप देख सकते हैं z और z के बीच में एंगल 0 डिग्री है। हमने अभी देखा था, आप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो आप देखिए z और z के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो z और z के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा, और साइन 0 क्या होता है, 0। इस वजह से a कैप z क्रॉस a कैप z कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट अब आपको निकालना है a कैप z क्रॉस a कैप रो। चलिए a कैप z क्रॉस a कैप रो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप हमेशा जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएं। आपका होता है रो फाई और z। क्लियर, रो फाई और z। अगर मुझे करना है a कैप z क्रॉस a कैप रो, तो देखिए इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है ना, इट शुड बी ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। a कैप z क्रॉस a कैप रो, तो अगली क्वांटिटी क्या जाएगी, a कैप फाई। क्लियर। तो आप हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a कैप z क्रॉस a कैप रो, a कैप z क्रॉस a कैप रो इज इक्वल्स टू a कैप फाई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं a कैप फाई क्रॉस a कैप रो क्रॉस a कैप फाई, a कैप रो क्रॉस a कैप फाई इज नथिंग बट a कैप z। क्लियर। चलिए इस क्वांटिटी को हम लिख देते हैं, a कैप z क्रॉस a कैप रो इज नथिंग बट a कैप फाई। तो dh को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, dh इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू dz। चलिए a कैप z क्रॉस a कैप z 0, a कैप z क्रॉस a कैप रो होता है a कैप फाई। क्लियर। तो हो जाएगा रो इंटू रो डी जेड, रो इंटू डी जेड a कैप फाई अपॉन 4 पाई r क्यूब। क्लियर। चलिए अब इसको हम यहाँ पे इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। r क्यूब, r क्या है आपका, माइनस का z a कैप z प्लस रो a कैप रो। क्लियर। ये तो r वेक्टर है, तो मॉड ऑफ r वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ r वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट में z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, और r का क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, 1/2 इंटू 3 तो जाएगा 3/2। तो dh को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, dh कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू रो इंटू डी जेड ए कैप फाई अपॉन 4 पाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। चलिए अब डी जेड के रिस्पेक्ट में आप लिखना चाह रहे हैं अभी इस फंक्शन को, पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं इसको लिख रहा हूँ z इज इक्वल्स टू रो कॉट फाई। क्लियर। इसका बेसिक रीज़न है क्योंकि z जो है अभी फिक्स्ड a से लेके b तक है और मुझे लिमिट्स नहीं पता, मैं इसको फाई के टर्म्स में इसलिए ले रहा हूँ। तो z इज इक्वल्स टू रो कॉट फाई, बेसिकली मैं इसको अल्फ़ा लिख देता हूँ, बेटर है। z इज इक्वल्स टू रो कॉट अल्फ़ा, डी जेड हो जाएगा यहाँ पे माइनस का रो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। क्लियर। चलिए अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डी एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू रो, डी जेड की जगह आ जाएगा माइनस का रो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, तो माइनस साइन बाहर इंटू रो तो हो जाएगा रो स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, डायरेक्शन तो एक कैप फाई बनी हुई है, अपॉन 4 पाई। क्लियर। z को मैं पुट कर रहा हूँ रो कॉट अल्फ़ा, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर। ये हो जाएगा रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2। फिर चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। अब आप नीचे से रो स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, तो स्क्वायर से और ये 2
कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रो क्यूब। तो डी एच जो होगा इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा अपॉन 4 पाई रो क्यूब इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3/2। क्लियर? चलिए, रो स्क्वायर से रो क्यूब कैंसिल, तो सिर्फ एक रो बच जाएगा बस, 1/रो। क्लियर? आई एम सॉरी, ओ आई हैव कमिटेड मिस्टेक। अब देखिए z इज इक्वल टू रो कॉट अल्फा है, तो डी जेड हो जाएगा माइनस का रो कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। इट्स नॉट कॉस स्क्वायर, इट इज कोसेक स्क्वायर। ओके, इट इज कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। क्लियर? अगेन इट इज कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो जो डी अल्फा की लिमिट जाएगी, अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अल्फा जा रहा है अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। क्लियर? तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 आई अपॉन 4 पाई इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, और कोसेक स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ कोसेक क्यूब अल्फा, कोसेक क्यूब अल्फा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा से कोसेक क्यूब अल्फा कैंसिल, सिर्फ एक कोसेक अल्फा बच जाएगा। 1 अपॉन कोसेक अल्फा होता है साइन अल्फा, तो डी एच हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 आई अपॉन 4 पाई, क्लियर, इंटू साइन अल्फा डी अल्फा। क्लियर? आई अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, उस आई अपॉन 4 पाई को मैं बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट के। क्लियर? तो यहाँ से डी एच जो आएगा वो आएगा आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका सिर्फ बचेगा कॉस अल्फा अल्फा 1 टू अल्फा 2। डी एच इज इक्वल्स टू आई अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा 1। क्लियर? दिस इज कंप्लीट एच, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए कैप फाई। थैंक यू।